अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमने क्लास 9 बायोलॉजी में चैप्टर 7 बायोएनर्जेटिक्स में स्टडी किया फोटोसिंथेसिस का टॉपिक और लिमिटिंग फैक्टर तक। आज हम रेस्पिरेशन स्टडी करते हैं। सबसे पहले है कि व्हाट इज रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन इज अ प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग। तो जो हमारे सांस लेने का अमल है उसको रेस्पिरेशन कहते हैं। जिस तरह इंसान सांस लेते हैं उसी तरह पौधों में भी ये अमल होता है। क्या होता है कि जैसे कि आम एक एग्जांपल लें, जो हम फायर कोई भी फ्यूल को जलाते हैं तो वो कोई भी आग जो लगती है ना, वो ऑक्सीजन की मौजूदगी में लगती है। अगर ऑक्सीजन है तो आग लगेगी, अदरवाइज वो नहीं लगती। तो जब हम कोई फ्यूल जलाते हैं तो उसमें ऑक्सीजन यूज़ होती है, वो आग लगती है और फिर हीट एनर्जी और लाइट एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस होती है। यानी कि एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस होती है लाइट की शक्ल में और हीट की शक्ल। इसी तरह एनिमल में भी होता है, या इसी तरह प्लांट्स में, लिविंग ऑर्गेनिज्म में भी होता है कि क्या होता है कि ऑक्सीजन को यूज़ किया जाता है और एनर्जी की फॉर्मेशन होती है। वो एनर्जी जो कोई भी काम करने के लिए इस्तेमाल हो उसको जो है वो यूज़ किया जाता है। क्या होता है कि ऑक्सीजन की मौजूदगी में जो हमारे अंदर फूड होता है, मॉलिक्यूल होते हैं, उसमें CH के बॉन्ड को तोड़ा जाता है। CH के बॉन्ड के टूटने की वजह से एनर्जी जो है वो रिलीज होती है और उस एनर्जी को हम इस्तेमाल करते हैं कोई भी काम करने। अब जैसे कि हम इंसान है तो हम जब बहुत ज़्यादा वर्क करते हैं, एक्सरसाइज करें, तो हमें बड़ी तेज़ी से सांस लेते हैं। असल में तेज़ी में सांस लेने का क्या मतलब क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन अंदर जाए, ऑक्सीजन को इस्तेमाल करके ज़्यादा से ज़्यादा CH बॉन्ड टूटे और ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी की फॉर्मेशन हो, ताकि हमारी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स को हम पूरा कर सकें। अब ये था रेस्पिरेशन। अब रेस्पिरेशन पौधों में भी इसी तरह होती है। जब उन्हें एनर्जी की ज़रूरत होती है तो वो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को तोड़ते हैं, तोड़ के उसमें से एनर्जी को हासिल। अब रेस्पिरेशन की दो टाइप्स हैं, एनाएरोबिक रेस्पिरेशन एंड एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन जो है वो ऑक्सीजन की मौजूदगी में ऑक्सीजन के इस्तेमाल से होती है, जबकि एनाएरोबिक रेस्पिरेशन जो है वो विदाउट ऑक्सीजन, जिस जगह ऑक्सीजन मौजूद ना हो वहाँ पे एनाएरोबिक रेस्पिरेशन होती है। अब हम स्टडी करते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन क्या है? क्योंकि इसमें ऑक्सीजन मौजूद है तो हम बड़े अच्छे तरीके से उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। यूटिलाइज करके हम कंप्लीट जो है ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को तोड़ेंगे। तोड़ के उससे क्या होगा, प्लांट में ग्लूकोज का मॉलिक्यूल जो मौजूद है वो टूटेगा ऑक्सीजन की मौजूदगी में, और टूट के जब एनर्जी की ज़रूरत होगी, टूट के वो आगे कन्वर्ट हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड में और वाटर में, और इस तरह जो एनर्जी है वो उसकी फॉर्मेशन होगी। एनर्जी जो है वो निकलेगी और कोई भी जो काम है प्लांट ने करना है या एनिमल ने करना है, लिविंग ऑर्गेनिज्म ने करना है, वो उसमें इस्तेमाल हो जाएगी। अब इसमें क्या होता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो ग्लूकोज 6 कार्बन कंपाउंड है वो टूटता है और 3-3 कार्बन वाले का दो कंपाउंड जो पायरुविक एसिड के होते हैं, पायरुविक एसिड वाले 3-3 कार्बन वाले में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद जो 3 कार्बन वाला पायरुविक है वो सीधा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरह जो है रेस्पिरेशन का कंप्लीट अमल जो है एरोबिक रेस्पिरेशन में हो जाएगा। अब क्या हुआ कि ऑक्सीजन की मौजूदगी में ग्लूकोज को तोड़ा गया, CH के बॉन्ड तोड़े गए। बॉन्ड की टूटने की वजह से दो जो है कंपाउंड 3-3 कार्बन वाले जो पायरुविक एसिड के हैं वो बने। उसके बाद फिर वो टूटे और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बना, जिसकी नतीजे में इन दोनों के साथ एनर्जी रिलीज हुई, एनर्जी बनी, और जो भी रिक्वायरमेंट होगी, जो भी काम होगा, वो एनर्जी के ज़रिए हो जाएगा। इस तरह एरोबिक रेस्पिरेशन का अमल होता है। अब नेक्स्ट है एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। एनाएरोबिक रेस्पिरेशन ऐसा अमल है जिसमें ऑक्सीजन जो है वो खास मिकदार में मौजूद नहीं हो। अब इसमें क्या होता है, तो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल तो यही होता है कि 6 कार्बन ग्लूकोज मॉलिक्यूल तोड़ के 3-3 कार्बन पायरुविक एसिड मॉलिक्यूल बना। लेकिन वो जो पायरुविक एसिड मॉलिक्यूल है वो आगे कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट नहीं होता, वो आगे वाटर में कन्वर्ट नहीं होता, जबकि वो लैक्टिक एसिड और अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता, और इसके नतीजे में बहुत कम एनर्जी रिलीज होती है। इसका मतलब कि जो एरोबिक थी वो ज़्यादा एनर्जी रिलीज करती है, जबकि एनारोबिक जो है वो कम एनर्जी रिलीज करता है। अब देखिए, पहले तो हमने जब एरोबिक रेस्पिरेशन पढ़ा तो पायरुविक एसिड में कंप्लीटली जो है वो कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड टूट गए, तो CO कार्बन डाइऑक्साइड CO2 बना और H2O बना, मतलब कि कोई भी H और C का बॉन्ड मौजूद नहीं है। लेकिन जबकि एनारोबिक रेस्पिरेशन में C और H के जो बॉन्ड्स हैं वो अनब्रोकन रहते हैं, यानी कि लैक्टिक एसिड में भी CH का बॉन्ड होता है और एथाइल एल्कोहल में भी होता है। तो इन दोनों प्रोसेस को नाम दिया गया है एथाइल एल्कोहल फर्मेंटेशन एंड लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। सो एल्कोहलिक फर्मेंटेशन में क्या होता है कि ये बैक्टीरिया और यीस्ट में होती है, और ये इसमें जो है एक पायरुविक एसिड का मॉलिक्यूल वो एथाइल एल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाता है, चेंज हो जाता है।
अब देखिए यहाँ पे एथाइल अल्कोहल में C और H के बॉन्ड मौजूद है, इसका मतलब स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है इसके नतीजे में रिलीज होगी। इसी तरह जो आ गया नेक्स्ट है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन जो है मोस्टली ह्यूमन और अदर एनिमल के स्केलेटल मसल में होता है। जब हम एक्सट्रीम एक्सरसाइज करते हैं तो एनारोबिक रेस्पिरेशन, चूँकि ऑक्सीजन ज़्यादा हम नहीं ले सकते तो एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है। उसके नतीजे में क्या होता है कि लैक्टिक एसिड बन जाता है। अब ये जो प्रोसेस है ये बैक्टीरिया जो मिल्क में प्रेजेंट होता है ना बैक्टीरिया, उसमें भी लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होती है। और इसमें क्या होता है कि एक कंप्लीट जो 3 कार्बन पायरुविक एसिड का मॉलिक्यूल है वो कंप्लीटली लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। अब चूंकि जब कोई बंदा एक्सरसाइज कर रहा है तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है, तो इतनी ऑक्सीजन अगर नहीं है उसके पास तो क्या होगा कि वो जल्दी एनारोबिक रेस्पिरेशन का अमल स्टार्ट हो जाएगा और वो जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल उसको जल्दी से जल्दी पायरुविक में तोड़ना और पायरुविक से लैक्टिक एसिड में तोड़ना बनाना शुरू हो जाए। तो इस तरह जो है ये अमल ह्यूमंस में, एनिमल्स में और बैक्टीरिया जो मिल्क में होता है उसमें भी लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होता है। इस तरह जो रेस्पिरेशन का अमल है वो चाहे एरोबिक हो चाहे एनारोबिक हो वो कंप्लीट होता है।